वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी के इकाई 1 का ख जल संसाधन को पढ़ेंगे। इसके पहले सभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल संसाधन को पढ़ेंगे। यह एक सीरीज चल रहा है, पार्ट 1 यह वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 अपलोड होगा, फिर नेक्स्ट पार्ट जो है अपलोड किया जाएगा। जल संसाधन जो है वह पृथ्वी पर जो भी संसाधन होते हैं जल के रूप में, वही जल संसाधन होते हैं। संसाधन किसे कहते हैं तो यह पार्ट 1 में बता दिया गया। उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को संसाधन कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन होते हैं और कुछ मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो जल जो है यह एक प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जो पृथ्वी है इसका 3/4 भाग यानी 4 में से 3 हिस्सा भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। पृथ्वी के अधिकतर भाग पर यानी लगभग 71% भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी नीला तरह दिखाई देता है, नीला टाइप दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है तो क्योंकि अधिक जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। या फिर ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ देता है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है जल स्रोत किसे कहते हैं, तो जल की प्राप्ति जिस स्रोत से होती है उसे जल स्रोत कहते हैं। जैसे जल की प्राप्ति हमें नदी से होती है, तालाब से होती है, पोखर से होती है, महासागर से होती है, सागर से होती है, तो वे सभी क्या कहलाएंगे, जल स्रोत कहलाएंगे। जल स्रोत जो होते हैं वह विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। जैसे भूपृष्ठीय जल, भूमि के ऊपर जो जल होता है वह भूपृष्ठीय जल कहलाता है। जैसे नदी, तालाब, कुआं, यह सब जो है भूपृष्ठीय जल हो गया। यानी छोटे छोटे, इसमें कुआं नहीं होगा क्योंकि कुआं नीचे से आता है। नदी, तालाब, पोखर, यह सब जितने भी होंगे भूपृष्ठीय जल होंगे। और भूमिगत जल कौन होंगे, जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं। जैसे कुआं से हम भूमिगत जल प्राप्त करते हैं, या फिर हैंडपंप से, चापाकल से हम भूमिगत जल प्राप्त करते हैं। तो भूमिगत जल दूसरा जल स्रोत के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा वायुमंडलीय जल, वायुमंडल में भी जल की मात्रा विद्यमान है। जैसे बारिश होती है तो वायुमंडल में जल की मात्रा विद्यमान होती है, इसलिए बारिश होती है। या फिर जब हवाएं चलती है तो हमारी त्वचा जो है थोड़ा चिपचिपा हो जाती है, क्योंकि हवा में भी नमी है, हवा में भी जल के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो वह वायुमंडलीय जल हो गया। उसके बाद महासागरीय जल, जो समुद्रों में जल पाए जाते हैं वह महासागरीय जल होते हैं। महासागरीय जल जो होते हैं वह खारा होते हैं, खारा यानी नमकीन होते हैं। उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, यानी NaCl की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए महासागरों के जल जो होते हैं वह लवणीय होते हैं, अर्थात नमकीन होते हैं। नेक्स्ट है जल संसाधन का वितरण। अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है। पृथ्वी चूंकि जो है 2 गोलार्धों में बटी हुई है। यह पृथ्वी है और पृथ्वी कितनी डिग्री पे झुकी हुई, तब पृथ्वी अपनी अक्ष से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसमें 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और भूमध्य रेखा के दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, चूंकि भारत यहाँ है इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें ज्यादातर स्थल है और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर जल है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध क्यों कहा जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है।
विश्व के कुल मृदु जल का 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। देखिए, टोटल जल जो है वह कुल जल 100% में से जो 97% जल है, 97.97% जल है, यह पीने के लायक नहीं है। यह लवणीय जल है, पीने के लायक नहीं है। अगर इसको पिएंगे तो हमारी बॉडी उस तरह से एफोर्ड नहीं कर पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी, जिसके कारण हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो कुल जल का 97% जो जल है वह महासागरों में है तथा 3% जल ही मीठे जल के रूप में उपलब्ध है, यानी मृदु जल के रूप में 3% जल ही उपलब्ध है। और टोटल मृदु जल का 75% जो जल है वह बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कहाँ? तो अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे हिमालय भी बर्फ से ढका हुआ है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर या जम्मू कश्मीर में अधिकतर पहाड़ सभी जो है वह बर्फ से ढके हुए हैं, ग्लेशियर से ढके हुए हैं। तो कुल मृदु जल का यानी कुल पीने योग्य जल का, कुल मीठे जल का 75% भाग जो है वह बर्फ के रूप में जमा हुआ है तथा मात्र 25% भाग ही जमीन के नीचे स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। तो कुल मीठे जल का 25% भाग ही पीने के लायक है, स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से एक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो ब्रह्मपुत्र एवं गंगा दोनों भारत में बहती है, तो यह 10 बड़ी नदियों में से एक है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां और 10वां स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और गंगा नदी की लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। कितना जगह 2510 किलोमीटर लिखता है, कितना जगह 2525 किलोमीटर लिखता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर। ये दोनों नदियां विश्व में 10 बड़ी नदियों में से गिनी जाती है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र को 8वां स्थान है और गंगा को विश्व की 10 बड़ी नदियों में से 10वां स्थान है। नेक्स्ट है जल संसाधन का उपयोग। आखिर हम जल संसाधन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो 1951 ईस्वी में जब भारत का संविधान लगा, भारत का संविधान लागू हुआ 1950 ईस्वी में, उसके एक वर्ष बाद 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई है, यानी घट रही है। 1951 में जल की उपलब्धता इतना थी, अधिक थी, लेकिन 2001 में घटकर 1829 ही रह गई है और संभावना है कि 2025 तक पहुंचते पहुंचते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 मीटर प्रति व्यक्ति 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं जल की मात्रा कितनी तेजी से घट रही है, यानी जल संसाधन बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। इसका कारण क्या है? जल का अधिक दोहन। जल का संरक्षण नहीं करने से जल की मात्रा बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। और दूसरा कारण जनसंख्या है, जिसके कारण जल की उपलब्धता कम हो रही है और आने वाले समय में जल की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, जिसे जल संकट कहा जाता है। तो जल संसाधन का उपयोग हम लोग पेयजल के रूप में करते हैं, यानी पीने के लायक, जिसमें घरेलू काम के लिए करते हैं। उसके बाद फसलों को सिंचाई करने के लिए करते हैं। सिंचाई का अर्थ होता है फसलों को जल उपलब्ध कराने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। उसके बाद उद्योग धंधे में, इंडस्ट्री में, जैसे ईंट उद्योग हो गया, इसमें जल की खपत होती है, या चमड़ा उद्योग हो गया। और जन स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य के लिए पीने के रूप में जल का उपयोग करते हैं। साफ सफाई के लिए जल का उपयोग करते हैं और मल मूत्र विसर्जन आदि सभी कार्य जो है इसके लिए जल बहुत जरूरी है।
उसके बाद जल विद्युत निर्माण, जल से हम लोग बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करते हैं, तथा परमाणु संयंत्र भी जल से ही चलते हैं। और जो शीतलन होते हैं, मशीनों को ठंडा करने के लिए जल का इस्तेमाल ही किया जाता है। मछलियों को पालने के लिए जल का इस्तेमाल। उसके बाद जल कृषि, जिसमें मछलियों को पाला जाता है। और फुलवारी बाग बगीचे लगाए जाते हैं तो उसमें भी जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और जैसे जल क्रीड़ा का मतलब जलों में खेलना, जैसे तैरना हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, तो यह सभी क्रिया बिना जल के नहीं की जा सकती है। इसलिए जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जल का संरक्षण अति आवश्यक है, इसे बचाना अति आवश्यक है। इसलिए जल का हमें सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जल संसाधन का दोहन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं से क्या समझते हैं। तो ऐसी परियोजनाएं जिसका निर्माण एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय का मतलब बहु मतलब बहुत और उद्देशीय मतलब उद्देश्य, यानी बहुत उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने के लिए जब जिस परियोजना की शुरुआत किया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना से सिंचाई का काम भी किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण का भी काम किया जाता है, बिजली उत्पादन का भी काम किया जाता है। तो एक साथ इसके कई उद्देश्य आ जाते हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विकास का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कैसे किया जाता है। तो नदियों पर विशाल बांध बना दिया जाता है और उस बांध से बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, मृदा अपरदन पर रोक लगाया जाता है, यानी उसको रोका जाता है। उसके बाद पीने के लिए और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। फिर परिवहन के लिए, यानी नौका चालन के लिए, नाव चलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसको अच्छे अच्छे दृश्य जो है बांध से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, मछली पालन के लिए, जल में मछली पालन के लिए और लोगों को घूमने के लिए ही बहुउद्देशीय परियोजना का विकास किया जाता है। और फिर जो है जो जल विद्युत होता है, बिजली उत्पन्न करने के लिए भी बहुउद्देशीय परियोजना का विकास किया जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, उसके बाद पेयजल एवं सिंचाई के लिए आपूर्ति, परिवहन का मतलब जल से एक जगह से दूसरी जगह जाना, मनोरंजन के लिए, अच्छे अच्छे दृश्य देखने के लिए, और वनों में जो जीव हैं उसको संरक्षित करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, मछली पालने के लिए। जल कृषि का मतलब भी वही होता है, जल में कृषि करना यानी मछली पालना। और पर्यटन, घूमने के लिए, और जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास किया जाता है। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है। जैसे भाखड़ा नांगल बांध पर बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज नदी पे बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह सतलुज नदी पे बनाया गया है। उसके बाद हीराकुंड परियोजना है। उसके बाद दामोदर परियोजना, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्ण रेखा और सोन परियोजना, यह सभी परियोजनाएं भारत के बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं। यह भारत को विकास कर रहे हैं, भारत के विकास में सहायता दे रहे हैं। यह सभी भारत की मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, उसके बाद पीने के लिए और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना होता है। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए, एक तरफ किसी चीज से हानि भी होती है तो लाभ भी होती है। जहाँ कोई भी चीज का निर्माण कीजिएगा तो उससे फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना से ऐसा नहीं है केवल लाभ ही है। जैसे ये सब लाभ बताए हैं तो यह बहुउद्देशीय परियोजनाओं के यह सभी लाभ हैं।
तो ऐसा नहीं है केवल इसका लाभ भी है, इसका निगेटिव पॉइंट भी है, इसका हानि भी है। और जब नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसका मुख्य हिस्सा है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है यह गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकारों कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। ये सभी जानते थे कि बहुउद्देशीय परियोजना से, नदियों पे बांध बनाने से बहुत सारी जो होती है वह हानि होती है, घाटा होती है। इसलिए इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन एक संगठन बनाया। किसानों ने, पर्यावरणविदों ने, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने। इसमें एक मुख्य थे मेधा पाटेकर। उनके नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया क्योंकि गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, जिससे पर्यावरण संकट को लेकर इन लोगों ने आंदोलन चलाया हुआ था। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या हानि है, इसके पहले हम लोग लाभ पढ़ लिए, जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है, पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है, पर्यटन, लोगों को घूमने फिरने के लिए वह अच्छा दृश्य होता है, बाढ़ नियंत्रण किया जाता है। लेकिन इसकी कुछ हानियां हैं। पहली हानि यह है कि पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाता है। जो वहाँ पे जहाँ भी बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की जाती है बहुत बड़े एरिया में शुरू की जाती है और फिर वहाँ के लोगों को हटाना पड़ता है क्योंकि आसपास के इलाके में पूरा पानी जम जाता है। तो हटाने के लिए उनको एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। तो जिनका जिनका ज़मीन अधिग्रहण किया जाता है, सरकार के द्वारा लिया जाता है, उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है, उन्हें उचित ज़मीन का दाम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण यह एक हानि है। और दूसरा हानि यह है कि कोई कहीं का, किसी गांव का प्रॉपर निवासी होता है तो वह दूसरे जगह जाकर नहीं बसना चाहता है, तो दूसरा कि वहाँ के लोगों को वहाँ से हटकर दूसरे जगह जाकर बसना पड़ता है, तो विस्थापित होना दूसरा हानि है। और तीसरा हानि यह है कि पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर वे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ ज़मीन लेंगे, कहाँ बसेंगे, वहाँ का वातावरण किस हिसाब से होगा, वहाँ कृषि अच्छा होगी कि नहीं होगी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन सभी का ध्यान रख के कोई भी कहीं बसता है, तो इसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और चौथी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आसपास के इलाके में बाढ़ का आ जाना, यानी जल जमाव हो जाता है। आसपास के इलाके में जल जमाव के कारण वहाँ की जो कृषि योग्य भूमि होती है वह पानी में डूब जाती है, उस पर कृषि नहीं हो सकता है। उसके बाद जो वहाँ के जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सभी पानी में डूब जाते हैं एक खास एरिया में, जिसके कारण वहाँ पे भूमि का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यह बहुउद्देशीय परियोजना के हानि हो गया। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की भी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना में बहुत बड़ा बांध बनाया जाता है। बांध बनाने के कारण पृथ्वी का जो बैलेंस होता है वह बैलेंस बिगड़ जाता है। पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिसके कारण जैसे मान के चलिए कहीं जो है कोई टेबल, कुर्सी या कोई भी चीज़, बड़ा चीज़ ले लीजिए और एक जगह कुछ ज़्यादा चीज़, ज़्यादा सामान लोड कर दीजिए, तो फिर वह भाग टूट जाएगा। उसी तरह इस पृथ्वी पे अगर कहीं पे ज़्यादा मिट्टी रख दिया जाएगा तो वहाँ पे भार ज़्यादा हो जाएगा। भार ज़्यादा होने के कारण वह पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह हिलने डुलने लगेगी। तो यही भूकंप का मतलब क्या होता है, भूमि का कंपन। भूमि जब हिलती है तो उसी को भूकंप कहा जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूकंप की समस्या बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण होता है। आसपास जो जल जमा होता है, हमेशा जल जमा रहता है, उससे जल प्रदूषण होता है। और ये अगला हानि यह होता है कि जल से जो बीमारियां होती है, जल जनित कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, या मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, यह सब बीमारियां फैलती है। और फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां, और आसपास की जो फसलें होती है उसमें कीटाणु जनित बीमारियों का भी संक्रमण हो जाता है। तो यह है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानि। पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों हम लोग पढ़ लिए।
तो ये था जल संसाधन का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।